अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है, लेक्चर नंबर 11 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ तालिबात, मेरी तरफ़ से आपको खुशामदीद। आज मौज़ूए गुफ्तगू क्या होगा? आज का मौज़ूए गुफ्तगू है सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स। ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स की आज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नंबर 1, नंबर 2 इसकी डिफरेंट टाइप्स और उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन कैसे की जाती है, उसका फॉर्मूला क्या है, और फाइनली कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स के एज ए ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, और आखिर में एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम। ये है आज के लेक्चर नंबर 11 का मौजू और टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं लेक्चर नंबर 11 की तरफ। सबसे पहले ट्रिकलिंग फ़िल्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिकलिंग फ़िल्टर एक बड़ी कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है और ये अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस में आती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया गुज़श्ता लेक्चर्स में कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक भी हो सकती है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, बग़ैर ऑक्सीजन के, और ये सस्पेंडेड ग्रोथ फॉर्म में भी हो सकती है, जैसा कि हमने देखा एक्टिवेटेड स्लज में, और अटैच्ड ग्रोथ फॉर्म में भी हो सकती है। ट्रिकलिंग फ़िल्टर एग्जाम्पल है सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, जिसमें अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर को सादा अल्फाज में, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर आप उसको डिफ़ाइन करें तो वो किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, इसको कहा जाता है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। और आम तौर पे आपकी जो प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करें कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स क्या हैं, और आम तौर पे कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है कि आप इसको कैसे एवेल्यूएट करेंगे, ये टेक्नोलॉजी कैसी है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। उस वक्त आपको ये प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हेल्प करती है। हम चलते हैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की तरफ। ट्रिकलिंग फिल्टर यूटिलाइजेज ए पोरस मीडियम लाइक रॉक पीसेस और फॉर्म्ड प्लास्टिक शेप्स। ट्रिकलिंग फिल्टर एक ऐसी सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जो एक पोरस मीडियम को यूज़ करती है। वो पोरस मीडियम दो तरह का हो सकता है। वो रॉक के पीसेस भी हो सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली पुराना जब ट्रिकलिंग फ़िल्टर का आगाज़ किया गया तो उस वक्त इसको इस्तेमाल किया गया, और अब नई जो पोरस मीडिया है वो प्लास्टिक शेप्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, उनको इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्वियसली ये एक इम्प्रूव फॉर्म है ट्रिकलिंग फ़िल्टर की, और ज़्यादातर इसको आजकल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया दे ग्रो ओवर द सरफेस ऑफ द मीडियम फॉर्मिंग ए बायोलॉजिकल ग्रोथ। बैक्टीरिया बजाय सस्पेंशन में होने के दे स्टिक themselves to the media, porous media, which may be either rock or plastic shapes. They sit there and carry out the treatment. They grow there, and by their growth a biological layer is formed on the medium, while oxygen is provided by air diffusion. अब इस टेक्नोलॉजी में ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड की जाती है? ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है बैक्टीरिया को थ्रू एयर डिफ्यूजन
पोरस मीडिया में जो वर्ड्स होते हैं, जो स्पेसेस होती हैं, उसके अंदर हवा मौजूद होती है और सर्कुलेट करती रहती है। उस हवा में ऑक्सीजन होती है और वो हवा थ्रू डिफ्यूजन वेस्ट वाटर के अंदर जाती है, और क्योंकि उस हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है तो ऑक्सीजन फिर अवेलेबल होती है बैक्टीरिया को, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं टू मेटाबोलाइज द ऑर्गेनिक मैटर। Wastewater is sprinkled over surface of the medium and percolates through the medium, flowing over the biological growth in a thin film. वेस्ट वाटर स्प्रिंकल किया जाता है मीडिया के ऊपर, और जब वो स्प्रिंकल किया जाता है और उसके ऊपर गिरता है तो वो नीचे मूव करता है, और जब वो नीचे मूव करता है तो मीडिया के ऊपर जो बैक्टीरिया हैं उनके साथ इन कांटेक्ट आता है। इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं एक कॉन्सेप्ट डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करूं तो शायद ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये एक कॉन्सेप्ट डायग्राम है प्रोसेस की जो ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर होता है। ये आपको काफ़ी पेचीदा सी नज़र आ रही है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट डायग्राम है ये EW स्टील में आपको मिलेगी। इस साइड पे सपोर्ट मीडियम है, ये रॉक भी हो सकती है और प्लास्टिक की शेप भी हो सकती है। ये जो पोर्शन है शेडेड, ये बायोलॉजिकल ग्रोथ को शो कर रहा है। बायोलॉजिकल ग्रोथ के साथ जो लेयर है वेस्ट वाटर की, दिस इज द फिक्स्ड वेस्ट वाटर लेयर। ये बहुत बारीक होती है और इसके साथ ये जब टच करती है तो ये स्टेशनरी हो जाती है, और इस स्टेशनरी वेस्ट वाटर लेयर के साथ, या जिसको मैं फिक्स्ड वेस्ट वाटर लेयर कह रहा हूँ, एक लेयर वेस्ट वाटर की मूविंग वेस्ट वाटर लेयर होती है। अब ऑक्सीजन और BOD ये दोनों मूविंग लेयर से फिक्स्ड लेयर में मूव करते हैं, और फिक्स्ड लेयर से फिर ये बायोलॉजिकल ग्रोथ तक पहुंच जाते हैं। BOD में ऑर्गेनिक मैटर है जो बैक्टीरिया यूटिलाइज करेंगे और ऑक्सीजन की मौजूदगी में करेंगे। वक्त के साथ साथ इनिशियली हो सकता है ये यहाँ तक हो बायोलॉजिकल ग्रोथ या ये बायोलॉजिकल लेयर, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बायोलॉजिकल लेयर ग्रो करती है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और ये थिक होती जाती है। बैक्टीरिया जब यूटिलाइज कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर को तो ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करते हैं फिक्स्ड लेयर में, फिक्स्ड लेयर से ये मूविंग लेयर में आते हैं और मूविंग लेयर से ये बाहर फिज़ा में चले जाते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है एज ए रिज़ल्ट, वो बैक्टीरिया की लेयर से फिक्स्ड लेयर में आती है, वहाँ से मूव करके फिर मूविंग लेयर में और वहाँ से फिर फिज़ा में चली जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर हो रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये बायोलॉजिकल ग्रोथ या फिल्म इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है तो अंदर वाली साइड एनारोबिक हो जाती है और बाहर वाली साइड एरोबिक हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र मुमकिन नहीं होती इतनी डेप्थ में, उसकी वजह से ये पोर्शन आहिस्ता आहिस्ता विदाउट ऑक्सीजन हो जाता है, और जब ये विदाउट ऑक्सीजन होता है तो बैक्टीरिया डाई करना शुरू कर देते हैं, और जब बैक्टीरिया डाई करते हैं तो उनका कांटेक्ट इस मीडियम के साथ टूट जाता है। ये जो बायोलॉजिकल ग्रोथ की लेयर है ये टीयर ऑफ होती है और फ्लोइंग वाटर के साथ मूव करके बॉटम पे चली जाती है। वहाँ से ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में इसको सेटल कर लिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस ब्रीफली इस प्रोसेस कॉन्सेप्ट डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर्स। न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मैटर ये ट्रांसफ़र होता है मूविंग लेयर से फिक्स्ड लेयर में वेस्ट वाटर की, और फिर ये पहुंच जाता है बैक्टीरिया तक
जैसे कि मैंने ऊपर आपको वजाहत की है। बैक्टीरिया मेटाबोलाइज द फूड, प्रोड्यूस मोर बैक्टीरिया एंड स्टेबल इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि ऑब्वियसली हर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एंड प्रोडक्ट होता है। फुटनोट में डिफ्यूजन की डेफिनेशन दी गई है। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज ए मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल लेयर यानी बैक्टीरिया की लेयर, जिसको आमतौर पे स्लाइम लेयर भी कहा जाता है। स्लाइम का मतलब है कोई थिक स्लिपरी सब्सटेंस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम जो बलगम हमारी है जो खांसी में हमें आती है, वो भी एक स्लाइमी मटेरियल है, वो थिक और स्लिपरी होती है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ उसको स्लाइम कहा जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया की लेयर भी थिक और स्लिपरी होती है, इसलिए उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल लेयर, जिसको कि हम स्लाइम लेयर भी कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, इट इंक्रीजेस इन थिकनेस, द इनर साइड बिकम एनारोबिक। वाई एनारोबिक? क्योंकि ये इतनी थिक हो जाती है कि ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र इनर साइड जो कि इन कांटेक्ट होती है मीडियम के साथ, वहाँ तक मुमकिन नहीं होती ड्यू टू एक्सेसिव थिकनेस ऑफ द लेयर। द इनर लेयर बिकम एनारोबिक, बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, contact between slime layer and medium breaks. Finally, the slime layer tear off and is carried with the flowing wastewater. These solids, that is the slime layer, bacteria होते हैं, are then removed in a secondary clarifier. इनको एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे सेटल करवा के रिमूव कर लिया जाता है एज स्लज। अगर आपके सामने मैं एक और मज़ीद फिगर लेकर आऊँ, ये भी आप कॉन्सेप्ट डायग्राम कह सकते हैं। इसमें बड़े सिंपल फॉर्म में ट्रिकलिंग फिल्टर को डिफ़ाइन किया गया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले हो गया और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से पानी एक टैंक में आएगा, इसका नाम है डोजिंग टैंक। ये डोजिंग टैंक एक पाइप के ज़रिए ट्रिकलिंग फिल्टर के मिडल में कनेक्टेड होता है एक रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर आर्म से। ये रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर आर्म पाइप्स के बने हुए होते हैं और उसमें सुराख होते हैं और उनके ज़रिए पानी फिर स्प्रिंकल किया जाता है। ये गोल जो शेप्स मैंने दिखाई हैं, ये या तो स्टोन हो सकते हैं 60 से लेके 90 मिलीमीटर तक, या ये प्लास्टिक मीडिया या डिफरेंट प्लास्टिक की फॉर्म्स हो सकती हैं, जो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूँगा। नीचे अंडरड्रेन सिस्टम है। ये अंडरड्रेन सिस्टम वेस्ट वाटर और स्लज को एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाता है, जहाँ स्लज बॉटम पे सेटल करवा के बाद में रिमूव कर ली जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक्टिवेटेड स्लज में था। डेप्थ ऑफ द फिल्टर ये 2 से लेके 10 मीटर तक वेरी कर सकती है। ये एक सिंपल डायग्राम थी और इस डायग्राम की मज़ीद वजाहत के लिए मैं आपके साथ अब ट्रिकलिंग फिल्टर की एक पिक्चर शेयर करने लगा हूँ। आपके सामने ट्रिकलिंग फिल्टर की एक पिक्चर। ये वो रोटेटिंग आर्म हैं 4 जो मैंने वहाँ गुज़श्ता फिगर में दिखाए थे और इनमें सुराख होते हैं। ये बेसिकली पाइप्स हैं, पाइप के अंदर सुराख होता है और ये रोटेट जब करते हैं तो पानी पूरे ट्रिकलिंग फिल्टर की सरफेस पे स्प्रिंकल होता है और फिर नीचे परकोलेट करता है। ये तस्वीर मेटकाफ एंड एडी में दी गई है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर की कितनी टाइप्स होती हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर की 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं
और दूसरे को हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं। आजकल मोस्टली हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का इस्तेमाल ज़्यादा है। इन दोनों के लिए अलग-अलग डिज़ाइन क्राइटेरिया है और डिज़ाइन क्राइटेरिया मेटकाफ एंड एडी में दिया गया है पेज 893 पर। ब्रीफली हम देखते हैं कि डिज़ाइन क्राइटेरिया लो रेट और हाई रेट के लिए क्या है। आपके सामने एक टेबल में एक कॉलम पैरामीटर का है। वो पैरामीटर लो रेट के लिए उसकी वैल्यू क्या है और हाई रेट के लिए उसकी वैल्यू क्या है, हम बारी बारी इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं। मीडियम लो रेट के लिए स्टोन और हाई रेट के लिए प्लास्टिक फॉर्म्स या शेप्स या मीडियम। नंबर 2, हाइड्रोलिक लोडिंग। हाइड्रोलिक लोडिंग लो रेट के लिए 1 to 4 cubic meter of wastewater per meter square area of the filter in 1 day। जबकि आप देखें हाइड्रोलिक लोडिंग हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए बहुत ज़्यादा है, 10 से लेके 40 क्यूबिक मीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फिल्टर इन 1 डे। यही वजह है कि जो फुटप्रिंट है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का वो कम होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसकी परफॉर्मेंस और दीगर चीज़ें भी लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से काफ़ी बेहतर होती हैं। तीसरे नंबर पे डेप्थ आप अगर देखें तो लो रेट की 2 से लेके 3 मीटर तक होती है, जबकि हाई रेट की 3 से लेके 10 मीटर तक हो सकती है। नंबर 4, रीसर्कुलेशन रेशो। लो रेट में वेस्ट वाटर की रीसर्कुलेशन नहीं की जाती, जबकि हाई रेट में रीसर्कुलेशन की जाती है और ये 1 तक रीसर्कुलेशन रेशो हो सकती है। इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा रीसर्कुलेशन रेशो को। ऑपरेशन के मामले में लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर ज़रा सिंपल होते हैं, जबकि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इनका ऑपरेशन सेमी स्किल्ड होता है। जो लेबर है उसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है। ओडर और एंड फ्लाई प्रॉब्लम। लो रेट में ओडर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और एक ख़ास किस्म की फ्लाई है जो ट्रिकलिंग फिल्टर के आसपास मौजूद होती है, उसको साइकोडा कहा जाता है। ये लो रेट में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, ओडर भी ज़्यादा होता है और फ्लाइज भी ज़्यादा होती हैं, जबकि हाई रेट में ओडर कम होता है और फ्लाइज का नंबर भी कम होता है। आगे चलते हैं। 7वां पैरामीटर जो है वो ऑर्गेनिक लोडिंग है। ये 0.07 से लेके 0.22 किलोग्राम्स ऑफ बीओडी पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर पर डे, ये इसके दरमियान वेरी करती है लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए, जबकि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा होती है। 0.6 से लेके 3.2 किलोग्राम्स ऑफ बीओडी अप्लाई की जा सकती है पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर इन 1 डे। आखिरी पैरामीटर पावर रिक्वायरमेंट्स, किलोवाट्स ऑफ पावर पर 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ वेस्ट वाटर। ये वेरी करती है लो रेट के लिए 2 से लेके 4 तक। पावर रिक्वायरमेंट लो रेट में कम होती हैं, जबकि हाई रेट में पावर रिक्वायरमेंट 6 से लेके 10 किलोवाट पर 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ वेस्ट वाटर तक वेरी कर सकती हैं। ये मुख्तसर डिज़ाइन क्राइटेरिया दोनों फिल्टर्स का, लो रेट फिल्टर और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब हम 2-3 चीज़ों को ऐसा डिस्कस करेंगे जो यकीनन आपके जहन में भी सवाल होंगे। आपके जहन में ये सवाल होगा कि जो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है उसमें वेस्ट वाटर को रीसर्कुलेट क्यों करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ रीसर्कुलेशन ऑफ वेस्ट वाटर इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है। रीसर्कुलेशन ऑफ
effluent from secondary sedimentation tank into the trickling filter is carried out in modern high rate trickling filters. What are the reasons? Number one, return of viable organism, thus improving efficiency. इसमें वो वायबल ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो पहले से वहाँ ट्रीटमेंट का काम कर रहे होते हैं। जब आप वेस्ट वाटर को रिसर्कुलेट करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा सिस्टम में इंजेक्ट होते हैं और इस तरह वो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ट्रीटमेंट फिल्टर की उसको मज़ीद बेहतर बनाते हैं। दूसरा, रिड्यूस ओडर एंड फ्लाई प्रॉब्लम। दूसरा फ़ायदा रिसर्कुलेशन ऑफ वेस्ट वाटर का हाई रेट ट्रीटमेंट फिल्टर में ये है कि ये ओडर और फ्लाई प्रॉब्लम को कम कर देते हैं। तीसरे नंबर पे जो रिसर्कुलेशन है वेस्ट वाटर की इन हाई रेट ट्रीटमेंट फिल्टर, ये डाइल्यूट कर देती है इन्फ्लुएंट को एंड हेल्प्स इन हैंडलिंग शॉक लोड्स। जब आप वेस्ट वाटर को ट्रीटेड को रिसर्कुलेट कर देते हैं तो वो जब मिक्स होता है इन्फ्लुएंट के साथ, तो अगर कोई सडन चेंज पीएच में बीओडी में हो तो वो उसको डाइल्यूट करता है, उसको इवन आउट करता है और बैक्टीरिया को शॉक लोड से बचाता है। और आपके इल्म में है कि बैक्टीरिया के लिए शॉक लोड बेहतर नहीं, दे कैन डाई ऑफ। देयरफॉर दीज आर द थ्री एडवांटेजेस ऑफ द रिसर्कुलेशन ऑफ वेस्ट वाटर इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब हम चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ ट्रिकलिंग फिल्टर के। हम एडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे और इनके कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी हम एक नज़र में देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज ट्रिकलिंग फिल्टर का ये है कि इट इज़ सिंपल विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। जब डिज़ाइन की बात आती है, कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ये दोनों सिंपल हैं जब हम कंपेयर करते हैं इसको एक्टिवेटेड स्लज से। उस हवाले से इसका डिज़ाइन भी सिंपल है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी सिंपल है और मज़ीद ये कि ये काफ़ी रिलायबल होते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। नंबर दो, एप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज कम्युनिटीज़। अगर कम्युनिटी स्मॉल है, विलेज है, छोटा टाउन हो सकता है, तहसील हेडक्वार्टर हो सकता है, या तहसील हेडक्वार्टर से छोटा कोई बहुत बड़ा विलेज हो सकता है, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए देखा गया है कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर बड़े सूटेबल होते हैं। क्यों सूटेबल होते हैं? क्योंकि ये सिंपल हैं, इनका डिज़ाइन सिंपल है, इनकी कंस्ट्रक्शन सिंपल है, इनका ऑपरेशन सिंपल है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है, लिहाजा ये ऐसी कम्युनिटीज़ में जहाँ के इन चीज़ों की कमी पाई जाती है उनके लिए बड़े मुफीद साबित होते हैं। नंबर थ्री, लोअर पावर रिक्वायरमेंट्स एज़ कम्पेयर टू एएसपी। बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है पावर रिक्वायरमेंट का अगर ट्रिकलिंग फ़िल्टर को एएसपी से कंपेयर करें। नंबर चार, हाईली स्किल्ड लेबर एंड इंटेंसिव अटेंडेंस नॉट रिक्वायर्ड to manage and operate the system. When we compare it with the activated sludge process, वहाँ हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होती है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, वहाँ इंटेंसिव अटेंडेंस की ज़रूरत होती है, क्लोज मॉनिटरिंग, डेली टेस्टिंग, एडजस्टमेंट ऑफ द रिसर्कुलेशन रेट एंड ऑल दैट। अगर उसके मुकाबले में देखा जाए एक्टिवेटेड स्लज के मुकाबले में, तो ये एनर्जी भी कम खर्च करते हैं और इसमें हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत भी नहीं होती। इसीलिए स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ कम्युनिटीज़ के लिए, छोटे शहरों के लिए, गाँव के लिए, तहसील हेडक्वार्टर के लिए और इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहरों के लिए ये बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से। एक्टिवेटेड स्लज से बचना चाहिए जिस हद तक बचा जाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि देखा ये गया है, एक्सपीरियंस ये है कि जितने भी एक्टिवेटेड स्लज प्लांट्स लगे, इस्लामाबाद में भी लगे, बड़े शहरों में लगे, जहाँ के फंड्स की कमी नहीं थी, जहाँ के स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल हो सकती थी, जहाँ मेंटेनेंस एंड रिपेयर का भी इशू नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो प्लांट नहीं चल पाए। इसलिए बड़े मोहतात रहना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर एक्टिवेटेड स्लज को सेलेक्ट करते हुए। इंडस्ट्री में तो ये कामयाब हो सकता है,
क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दे कैन हायर स्किल्ड लेबर। वहाँ तो ये कामयाब है इंडस्ट्री में पाकिस्तान में, और इंडस्ट्रीज़ में कामयाबी से चल रहा है। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर की बात आती है, म्यूनसिपल लेवल की बात आती है, किसी शहर की बात आती है, कोई म्यूनसिपल कमेटी ने अगर चलाना है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अगर चलाना है, तो पब्लिक लेवल पे एक्टिवेटेड स्लज इज़ ए कंप्लीट फेलवर सो फॉर इन पाकिस्तान। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है जब आप टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन कर रहे हो। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ कि इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे इंसिडेंस ऑफ मीडिया क्लॉगिंग इज़ रिलेटिवली हाई। मीडिया जो यूज़ किया जाता है वो आमतौर पे क्लॉग हो जाता है। जब वो क्लॉग हो तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसकी सफाई एक मुश्किल अमर होता है। ये है इसका पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल आर लिमिटेड एज कंपेयर टू एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आप एमएलएसएस को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा रिसर्कुलेट कर दें, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र रेट बढ़ा सकते हैं, और इस तरह परफॉर्मेंस को अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको प्रोसेस के ऊपर कुछ कंट्रोल हासिल होता है। लेकिन ट्रिकलिंग फ़िल्टर की सूरत में ऐसा नहीं है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नंबर 3, फ्लाई एंड ओडर प्रॉब्लम। एक ख़ास फ्लाई है, उसको साइकोडा का नाम दिया जाता है, वो इसके इर्द गिर्द बहुत पाई जाती है और इसके इर्द गिर्द काफ़ी ओडर प्रॉब्लम होती है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नंबर 4, स्नेल प्रॉब्लम। इसके आसपास स्नेल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये थे चंद डिसएडवांटेजेस ट्रिकलिंग फ़िल्टर के। अब हम चलेंगे कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर की जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है ये किस तरह की जाती है। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है उसको नेशनल रिसर्च काउंसिल NRC फार्मूला कहा जाता है, और ये एक एम्पिरिकली ड्राइव्ड फार्मूला है। व्हाट इज़ मेंट बाय एम्पिरिकली डिराइव्ड फार्मूला? ये क्या चीज़ होती है? एम्पिरिकली ड्राइव्ड फार्मूला वो फार्मूला है जो बहुत सारा हम डाटा इकट्ठा करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। उस डाटा इकट्ठा करने के बाद हम उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, फ्लो रेट है, इन्फ्लुएंट की BOD है, वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर है, और दूसरी चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं, उनकी रिलेशनशिप को स्टडी करते हुए एक ऐसा फार्मूला डिवाइस करते हैं जो उस डाटा के अंदर फिट इन हो जाता है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि वंस हम एक एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव कर लेते हैं बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव डाटा, तो फिर हमें उस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना, और अगर हम एक पैरामीटर को चेंज करते हैं तो परफॉर्मेंस कितनी डिटीरियोरेट हो जाएगी या बेहतर हो जाएगी, वो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। याद रखें कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो एम्पिरिकली ड्राइव्ड है, और ये फार्मूला वर्ल्ड वॉर 2 में आर्मी कॉर्प्स ऑफ US इंजीनियर्स ने बहुत सारे ट्रिकलिंग फ़िल्टर बनाए, और उस ट्रिकलिंग फ़िल्टर के डाटा को जमा किया गया, और उस डाटा से NRC ने, नेशनल रिसर्च काउंसिल ने जो फार्मूला ड्राइव किया वो अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वो फार्मूला है E इट इज़ इक्वल टू CI माइनस CE डिवाइडेड बाय CI, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 over 1 plus 0.53 अंडर द रूट Q CI VF। इन तमाम टर्म्स को मैं अब डिफाइन करूँगा। E एफिशिएंसी को शो कर रहा है, CI इज़ इन्फ्लुएंट BOD इन मिलीग्राम्स पर लीटर, CE इज़ एफ्लुएंट BOD इन मिलीग्राम्स पर लीटर, Q is the flow rate of wastewater and it is in cubic meter per minute. V is the filter volume, it is in cubic meter. जैसा कि मैंने आपको भी बताया
क्यू फ्लो रेट है। याद रहे कि इसके यूनिट मीटर क्यूब पर मिनट है। अगर यूनिट्स आप ये नहीं रखेंगे फॉर्मूला दुरुस्त जवाब नहीं देगा। और आखिरी चीज़ जो एफ है, इट इज़ रीसर्कुलेशन फैक्टर। रीसर्कुलेशन फैक्टर को कैसे डिटरमिन किया जाता है? इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 आर होल स्क्वायर। आर क्या चीज़ है? आर इट इज़ इक्वल टू क्यू आर ओवर क्यू। क्यू आर इज़ रीसर्कुलेटेड फ्लो रेट और क्यू इज़ एवरेज सीवेज फ्लो। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज़ मालूम हों तो आप आर की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और अगर आर की वैल्यू डिटरमिन कर लें तो फिर एफ दैट इज़ द रीसर्कुलेशन फैक्टर ये निकाल सकते हैं जो एनआरसी फार्मूला में इस्तेमाल हुआ है। ये था परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन फार्मूला फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर विच इज़ एम्पिरिकली ड्राइव्ड फार्मूला। दूसरा फार्मूला कौन सा होता है जो एम्पिरिकली ड्राइव ना हो? दैट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल इक्वेशंस, थ्योरेटिकली डिराइव्ड इक्वेशन। आगे मूव करते हैं। अब आपके सामने मैं लाने लगा हूँ पिक्चर्स ऑफ प्लास्टिक शेप्स फॉर्म फॉर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स। ये मैंने नेट से लिए हैं। ये आप देखें, ये प्लास्टिक की बनी हुई डिफरेंट फॉर्म्स हैं, शेप्स हैं। बजाय स्टोन के इसको ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा, आप देखते जाएं। ये भी एक शेप है, पानी इसके ऊपर डाला जाता है, ये अंदर रखी जब जाती है ट्रिकलिंग फिल्टर के सुराख होते हैं, इसमें पानी परकुलेट होकर नीचे आता है और इसी मीडिया पे फिर बैक्टीरिया ग्रो करता है। ये भी एक शेप है। उसके बाद ये भी एक शेप है। याद रहे कि डिफरेंट टाइप की शेप्स और फॉर्म्स ये मार्केट में अवेलेबल हैं। इन पे कॉन्स्टेंटली रिसर्च होती रहती है कि कौन सी फॉर्म बेहतर परफॉर्मेंस देती है। आप जब भी सिलेक्ट करना हो तो रेलेवेंट पर्सन से ज़रूर मुशावरत करें कि जो बेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे, और उसके बाद उसकी सिलेक्शन करें। ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च या डेस्क रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट सर्वे करने पड़ेगा, उसके बाद फिर आप सिलेक्ट करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये भी एक शेप है। ये देखें, सारे इसमें सुराख हैं। पानी ऊपर से जब डाला जाएगा तो ये नीचे से परकुलेट होके निकल जाएगा। ये आपके सामने मैंने एक ऐसी तस्वीर रखी है जो एक्चुअल ट्रिकलिंग फिल्टर की है। ये पाइप है, ये इसमें वो सुराख हैं जिससे पानी बाहर स्प्रिंकल होगा, और ये देखें नीचे प्लास्टिक फॉर्म, ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं टुकड़ों में, इनको साथ में ला के पूरा जो वॉल्यूम है ट्रिकलिंग फिल्टर का वो उससे भर दिया जाता है। ये भी एक प्लास्टिक फॉर्म है आपके सामने। ये एक और प्लास्टिक फॉर्म है। ये एग्जांपल्स थी डिफरेंट शेप्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। अब हम चलते हैं आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का, वो है सॉल्व प्रॉब्लम। सॉल्व प्रॉब्लम हम क्यों करते हैं? हर टेक्नोलॉजी के लिए, हर स्टेप के लिए, ग्रिड चैम्बर के लिए किया, स्क्रीनिंग चैम्बर के लिए किया, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए किया, एक्टिवेटेड स्लज के लिए किया। क्यों? वजह ये है कि आप उन तमाम स्टेप्स से गुज़र जाएं जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाके कुछ देर बाद करने हैं। इसलिए सॉल्व प्रॉब्लम बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ए स्मॉल कम्युनिटी has a design population of 56,775 people. इसमें डिज़ाइन पॉपुलेशन मैंने डायरेक्टली दे दी है। पहले हम एक्टिवेटेड स्लज में पूरा प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहला स्टेप
जो है वो पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन होता है डिज़ाइन पीरियड के लिए, और करेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर होता है। इसमें डायरेक्टली मैंने डिज़ाइन पॉपुलेशन दे दी है। द एवरेज वाटर कंजम्पशन इज़ 250 LPCD। फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जब पॉपुलेशन आप डिज़ाइन डिटरमिन कर लेते हैं तो फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिज़ाइन क्राइटेरिया देखते हैं और उसके अगेंस्ट एक एवरेज वाटर कंजम्पशन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट दे दी गई है। आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट, जाहिर है ट्रिकलिंग फिल्टर एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले डिज़ाइन हो चुका है। द वेस्ट वाटर इज़ टू बी ट्रीटेड इन ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। वेस्ट वाटर BOD इज़ 150 मिलीग्राम्स पर लीटर, ये भी यहाँ दे दी गई है। अगर आप फील्ड में होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, तो आप करेक्टराइजेशन के थ्रू डिटरमिन करेंगे। टेक डेप्थ ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर एज 5 मीटर। यहाँ पे आके आप डिज़ाइन क्राइटेरिया मेटकाफ एंड एडी का उठाएंगे और उसमें से कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे और अपना डिज़ाइन उस पर बेस करेंगे और फिर उसको एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ मैंने दे दी है कि ये 5 मीटर है। अलबत्ता अगर मैं दोबारा आपको टेबल की तरफ ले जाऊँ तो आप देखेंगे कि वहाँ एक रेंज दी गई है। उस रेंज में एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आपको ये पूरी आज़ादी है कि आप कोई भी वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं चलने लगा हूँ उस टेबल की तरफ जिसमें हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का डिज़ाइन क्राइटेरिया दिया गया था। आपके सामने टेबल मेटकाफ एंड एडी पेज 893 में दिया गया। इसमें अगर आप देखें तो डेप्थ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की वेरी कर सकती है 3 से लेके 10 मीटर तक। इस रेंज के अंदर आप कोई भी वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं एज डिज़ाइनर। इसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि कितनी होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी आपकी सवाबदीद है। चलते हैं वापस प्रॉब्लम की तरफ जहाँ से हमने छोड़ा था। इट इज़ desired that effluent BOD should be 20 मिलीग्राम्स पर लीटर। ये पाबंदी है कि ये 20 मिलीग्राम होनी चाहिए। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द फिल्टर एंड हाइड्रोलिक लोडिंग ऑन द फिल्टर। दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, एक तो आपने फिल्टर का डायमीटर डिटरमिन करना है, दूसरा उसकी हाइड्रोलिक लोडिंग क्या है। एक और चीज़ आपको बता दी गई है, रीसर्कुलेशन रेशो अडॉप्टेड इज़ 1। अगेन ये आप कहाँ से लेंगे, डिज़ाइन क्राइटेरिया से लेंगे। कोई भी वैल्यू जो डिज़ाइन क्राइटेरिया में दी गई है उसके मुताबिक उसको अडॉप्ट करेंगे और अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले डिज़ाइन पॉपुलेशन ये गिवन है, ये मैंने लिख दी। वेस्ट वाटर जनरेशन डिज़ाइन पॉपुलेशन multiplied by per capita water consumption and 80% of it will be the waste water। ये भी मैंने खुद ही assumption कर ली है सवाल के लिए और 1000 से डिवाइड किया है ताकि लीटर्स जो हैं वो क्यूबिक मीटर में चेंज हो जाए। आंसर इज़ 11,355 क्यूबिक मीटर पर डे। यहाँ NRC फार्मूला यूज़ होगा, लिहाजा डिस्चार्ज को क्यूबिक मीटर पर मिनट में मैंने कन्वर्ट किया है। QR क्योंकि रीसर्कुलेशन रेशो 1 अडॉप्ट की गई है तो रीसर्कुलेशन का जो फ्लो रेट होगा वो भी Q के बराबर होगा। R इट इज़ इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में रीसर्कुलेशन रेशो अडॉप्ट कर दी गई है और कहाँ से अडॉप्ट की गई है, डिज़ाइन क्राइटेरिया से। F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। F की वैल्यू या फार्मूला जो था वो क्या था, मैं दोबारा आपको NRC फार्मूला की तरफ ले चलता हूँ ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए कि ये चीज़ें क्या है। आपके सामने NRC फार्मूला ऊपर और F की वैल्यू है 1 + R डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 R। अब R की वैल्यू क्योंकि 1 क्वेश्चन के अंदर दे दी गई है तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगा और 1 + 0.1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको वापस लाने का मकसद ये है कि ये फार्मूला आपको रिफ़्रेश हो जाए।
चलते हैं दोबारा सॉल्व प्रॉब्लम की तरफ। आपके सामने हम दोबारा वापस आ गए हैं सॉल्व प्रॉब्लम की तरफ, और f इज़ 1 प्लस r की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 0.1 r, और r की वैल्यू क्योंकि 1 है इसलिए ये 0.1 ही रहेगा, होल स्क्वायर। आंसर इज़ 1.65। NRC फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे CI माइनस CE डिवाइडेड बाई CI। 150 ये इन्फ्लुएंट BOD है, और हमें कितनी एफ्लुएंट की चाहिए 20, माइनस 20 डिवाइडेड बाई 150, ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई 0.8667, बट E it is equal to this. Now we know the value of E and we know the value of Q, flow rate. CI is given, F we have determined. The only unknown is V, which is the volume of the filter. So we plug in the values in the NRC formula and we determine the value of V, which is the volume of the filter. This comes out to be 8,571 cubic meter. Now depth given in the question is 5 meters. जब मैं इसको 5 पे डिवाइड करूंगा तो एरिया ऑफ द फिल्टर मेरे पास आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 1714 मीटर स्क्वायर, एंड फॉर अ सर्कुलर trickling filter we can equate area equal to pi by 4 d square, and the diameter of filter comes out to be 46 meter. ये trickling filter का diameter होगा जो कि ट्रीटमेंट के बाद 20 मिलीग्राम्स पर लीटर की एफ्लुएंट BOD देगा। टोटल फ्लो टू फिल्टर। अब हम दूसरे स्टेप पे आ गए हैं, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट डिटरमिन करने लगे। टोटल फ्लो टू द फिल्टर इट इज इक्वल टू Q प्लस QR, दोनों को हमने ऐड कर दिया। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इट इज इक्वल टू द टोटल फ्लो रेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द फिल्टर। टोटल फ्लो रेट ये हमने डिटरमिन किया और हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ द फिल्टर से। हमारे पास hydraulic loading rate comes out to be 13.2 meter cube of the wastewater per meter square area of the filter per day. अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यू लाई कर रही है उस रेंज में जो कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए डिज़ाइन क्राइटेरिया में दिए गए हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दोबारा डिज़ाइन क्राइटेरिया में। मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस टेबल की तरफ जो मेटकाफ एंड एडी से लिया गया था, जिसमें कि डिज़ाइन क्राइटेरिया लो रेट और हाई रेट का दिया गया है। आपके सामने डिज़ाइन क्राइटेरिया, इसमें हाइड्रोलिक लोडिंग जो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की दी गई है वो 10 से लेके 40 क्यूबिक मीटर ऑफ वेस्ट वाटर पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फिल्टर इन 1 डे होनी चाहिए, और जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है वो 13.2 है। इसका मतलब है ये इस रेंज के अंदर लाई कर रही है और हमारा डिज़ाइन सेटिस्फैक्ट्री है। वापस चलते हैं सॉल्व प्रॉब्लम की तरफ। सो हाइड्रोलिक लोडिंग इज़ 13.2 क्यूबिक मीटर ऑफ वेस्ट वाटर पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फिल्टर इन 1 डे। हमने दोनों चीज़ें डिटरमिन करनी हैं जो क्वेश्चन में डिटरमिन करने के लिए कहा गया था। डायमीटर फाइंड करें ट्रिकलिंग फिल्टर का, वो डिटरमिन हो गया, और हाइड्रोलिक लोड फाइंड करें वो भी डिटरमिन हो गया, और हमने इसको डिज़ाइन क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक भी कर लिया कि वेदर इट इज़ लाइंग विद इन दी रेंज गिवन इन दी डिज़ाइन क्राइटेरिया, वो भी सेटिस्फैक्ट्री था। अब मैं आ रहा हूँ असाइनमेंट नंबर 1 की तरफ। आपने सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को जो ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर आपकी कुछ एक्सरसाइज और मश्क करवाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ए कम्युनिटी हैज़ ए डिज़ाइन पॉपुलेशन ऑफ 1,35,000. Trickling filter will be used after primary treatment, obviously as secondary treatment technology.
The average water consumption for the community is 210 LPCD. BOD of wastewater is 300 milligrams per liter. Adopt trickling filter depth as 6 meter and hydraulic loading as 15 cubic meter of wastewater per meter square area of the filter in 1 day with a recirculation ratio of 1. कैलकुलेट आपने क्या डिटरमिन करना है, फिल्टर का साइज डिटरमिन करें, साइज से मुराद डायमीटर है, परसेंटेज बीओडी रिमूवल इसमें कितनी होगी और एफ्लुएंट की बीओडी क्या होगी। सबमिशन का टाइम है 25 अप्रैल 2021। फॉर्म ये सॉफ्ट कॉपी आप ईमेल के ज़रिए भेजेंगे। किसको सबमिट करेंगे? rohab@uit.edu.pk। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लेक्चर नंबर 11 को कंक्लूड करता हूँ और हम क्विकली समरी कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज जो मौजूए गुफ्तगू था वो था ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर इज़ ए सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। इट इज़ एन अटैच्ड ग्रोथ टेक्नोलॉजी। हमने डिस्क्रिप्शन देखी, उसके बाद टाइप्स, हाई रेट, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, उनका डिज़ाइन क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस के लिए एनआरसी फार्मूला और आखिर में एक सॉल्व एग्जाम्पल। और साथ ही साथ आपको एक असाइनमेंट भी दी गई ताकि आपकी डिज़ाइन की मशक हो जाए थोड़ी सी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हमेशा हिफाजत करे, कामयाबी आपका मुकद्दर हो और अल्लाह दीन और दुनिया की फलाह और कामयाबी आपको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।